तटस्थ वक्र में उपभोक्ता संतुलन में हमने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें देखी थी कि जो है क्या मान्यताएं हैं, कौन सी शर्तें हमारे सामने दी हुई हैं और किस प्रकार जो है उपभोक्ता जो है वो संतुलन करता है, या किस प्रकार से उपभोक्ता जो संतुलन है उसका क्या अर्थ है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है, मान्यताएं क्या हैं और कौन सी चीज़ें हमारे सामने दी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें दी हुई हैं हमारे सामने, एक तो बजट लाइन दी हुई है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है, जो कि पिछली बार आपको समझाया है। अब उपभोक्ता संतुलन जो है उसकी प्रमुख शर्तें हैं, तीन प्रमुख शर्तें हैं। उपरोक्त जो है तो तीन शर्तों में जो पहली शर्त है, संतुलन बिंदु पर बजट रेखा, जिसे कि मूल्य रेखा, व्यय रेखा भी कह सकते हैं, उसी उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। पहली विशेषता है। दूसरी है संतुलन बिंदु, बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान हो, यानी कि मतलब जो संतुलन बिंदु पर जो है बजट रेखा और जो आईसी कर्व है, इन दोनों का जो ढाल है वो समान होना चाहिए। तीसरा है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर यानी कि कॉन्वेक्स हो अथवा साम्य बिंदु पर प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। तो अब हम तीनों को जो है, तीनों जो विशेषताएं हैं इनको हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली शर्त है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। तो जैसे कि ये जो चित्र नंबर 4 है इसमें बताया हुआ है, आप देखो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है उस पर वाई वस्तु ली हुई है और एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु ली हुई है, और पी से लेकर एल तक जो है वो हमारी बजट लाइन है। ठीक है, और ये डिफरेंस जो है आईसी कर्व हैं, जो कि हमारे उपभोक्ता के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताते हैं जिनसे कि समान संतुष्टि मिलती है। तो ये 1 2 3 4 5 आईसी जो है कर्व दिखाए हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व बताए हुए हैं, और एक ऊंचा जो है वो जो कर्व है वो ऊंची संतुष्टि को बताता है और नीचा कर्व नीची संतुष्टि को बताता है। ये जैसे कि आपको हमने पहले बताया हुआ है। तो उपरोक्त जो है, जो वर्णन लिखा हुआ है उसको ही समझा देता हूँ। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु दिखाई गई है। पी एल रेखा बजट रेखा है तथा आई सी से आई सी 5 तक उदासीनता वक्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर आई सी 4 व आई सी 5 जो मतलब इंडिफरेंस कर्व 4 और 5 है, ये बजट रेखा के बाहर है, यानी कि हमारा जो उपभोक्ता है अपने बजट लाइन से जो आई सी 4 है और आई सी 5 है इसका कोई भी संयोग नहीं खरीद सकता है। क्लियर? तो यानी कि आई सी 4 और आई सी 5 में संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ये बजट लाइन को जो है से बाहर है। यानी कि ये बजट, इसीलिए हमने कहा है कि भाई जो आईसी कर्व है वो बजट लाइन को टच करना चाहिए, यानी कि जो ये संयोग हैं ये हमारे उपभोक्ता के पहुंच में होने चाहिए। तो आई सी 4 आई सी 5 पहुंच पर नए नहीं है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है आई सी 1 और आई सी 2 बजट रेखा से नीचे हैं, जो कि निम्नतम संतुष्टि वाले संयोगों को दिखाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारा उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, और इसीलिए वो जो है ये सारी चीज़ें खर्च जो है सोच समझ कर करता है। तो चूंकि उपभोक्ता की आय जो है वो जो दी हुई है बजट लाइन, उससे आई सी 1 और आई सी 2 नीचे है, यानी कि ऐसे कहें कि जैसे मान लीजिए उपभोक्ता 500 रुपये खर्च करना चाहता है और आई सी 1 और आई सी 2 200 और 300 रुपये खर्च करने वाले संयोगों को बताते हैं। तो जब उपभोक्ता का टारगेट ज़्यादा है तो वो निम्नतम जो संतुष्टि वाले जो इंडिफरेंस कर्व हैं उन पर नहीं जाएगा, वो उससे ऊंचे पर जाएगा। यानी कि जब उपभोक्ता को 500 रुपये खर्च करने हैं तो 100 रुपये खर्च करने वाले और 200 300 400 रुपये खर्च करने वाले संयोग है उस पर विचार
नहीं करेगा। इसी तरह से अगर उसको 500 रुपये खर्च करने हैं तो 800, 1000, 2000 रुपये खर्च करने वाले जो उन पर विचार नहीं, ऐसे संयोग जो कि इतने रुपए खर्च करवाते हैं उन पर विचार नहीं करेगा। अब हम लेते हैं IC3। चूँकि IC जो 3 है वो हमारी जो बजट रेखा है उसको टच करता है, यानी कि जो इंडिफरेंस करो 3 नंबर का है और हमारी जो बजट लाइन है वो है, यानी कि जैसे अगर हम 500 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो हमारी जो बजट लाइन 500 रुपये वाली है वो जो उपभोक्ता जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व में 500 रुपये खर्च करने में कौन कौन से संयोग वाली जो रेखा है वो IC3 है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि IC3 और बजट लाइन टच करती है। इसका मतलब हमको उसी IC पर काम करना है जो कि बजट लाइन को टच करती हो, इसका बताने का अर्थ यही है। तो यानी हम इसको आगे लिखते हैं कि जबकि IC3 बजट रेखा को स्पष्ट कर रहा है, यानी कि IC3 उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है, अतः Q बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो यानी कि हमारा पहला क्या हुआ कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को टच करे, तो Q बिंदु पर उदासीनता वक्र जो नंबर 3 है वो बजट रेखा को टच करता है और वो जो बिंदु है वो Q पर टच करता है। तो ये जो है हमारे किसका बिंदु है, संतुष्टि का बिंदु है। हमारी पहली शर्त पूरी हो रही है। अब हम लेते हैं अपनी इस बजट में वह OM मात्रा, इन डायग्राम के हिसाब से अपनी इस बजट लाइन में वो OM मात्रा X वस्तु की और तथा ON मात्रा Y वस्तु की खरीद कर पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त होता है। यानी कि ये जो बजट लाइन है, जो 500 रुपये हमने बजट लाइन मानी है, ये वाली 500 रुपये की बजट लाइन है, उसमें X वस्तु की OM मात्रा खरीदेगा और Y वस्तु की ON मात्रा खरीदेगा। इस प्रकार ये पहली शर्त हमारी पूरी होनी चाहिए। अब हम लेते हैं हमारी जो है इससे अगली वाली शर्त, और अगली वाली शर्त जो है हमारी संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान होना चाहिए। यानी कि जो बजट रेखा है वो और जो हमारी जो IC कर्व है उसका ढाल समान होना चाहिए। तो जैसे कि हम चित्र 4 में देखते हैं कि दोनों का जो ढाल है वो Q बिंदु पर समान है। तो जैसे बजट रेखा का ढाल X वस्तु तथा Y वस्तु के मूल्य के अनुपात को बताता है, बिल्कुल राइट है। उदासीनता वक्र का ढाल दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत प्रतिस्थापन दर को करता है, अतः उपभोक्ता संतुलन के लिए दोनों वस्तुओं की प्रतिस्थापन दर एवं दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात समान होना चाहिए, जो कि उपरोक्त चित्र में Q बिंदु पर हो रहा है। तो ये दूसरी शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है, ये भी आपको समझ आ रही है। यानी कि प्रतिस्थापन दर और दोनों वस्तुओं का जो मूल्य का अनुपात है वो समान होने चाहिए। और प्रतिस्थापन दर किससे देखी जाती है, हमेशा वो देखी जाती है इंडिफरेंस कर्व के जो ढाल है, इंडिफरेंस कर्व का जो ढाल है वो जो उसमें जो घुमाव है जो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है वो हमारी घटती हुई या जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर और दोनों वस्तुओं का अनुपात जो कि हमारी बजट लेखा बताती है, ये जहाँ पर समान होंगे वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तीसरे नंबर की शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के कॉन्वेक्स हो अथवा प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। तो यानी कि वही दूसरे वाले पॉइंट को ये सपोर्ट कर रहा है कि यानी कि मूल बिंदु कौन सा है, जैसे X एक्सिस और Y एक्सिस में जो O है वो हमारा मूल बिंदु है, और उस मूल बिंदु के लिए ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो चांद जैसा होना चाहिए। चांद कैसा होता है, यानी इस जिस तरह का चांद का जो आकार होता है, आप समझते हो मूल बिंदु के, जैसे कि मान लो ये हम जो बजट लाइन है उस पर चांद रख दें तो वो परफेक्ट क्या कहलाएगा,
परफेक्ट कॉन्वेक्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए चांद की उल्टी साइड होगी तो फिर ये यानी कि बजट, तो ये फिर कॉनकेव हो जाएगा। तो ये देखिए, इसमें जो चित्र 5 में हमने बनाया है आईसी वक्र, इसमें जो हमारा आईसी वक्र है वो आर बिंदु पर किस तरह का है, कॉनकेव है या नतोदर है, और इसी तरह से टी बिंदु पर भी ये इसी तरह का है, जबकि एस बिंदु है जो है उस पर ये उड्डोतादार है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि ये जो हमारा उपयुक्त चित्र में आर तथा टी बिंदु निम्न हाँ ये जो है ये सही है कि जो आर बिंदु और जो टी बिंदु है वो चूंकि बजट रेखा से नीचे हैं इसलिए इन पर संतुलन नहीं हो सकता। जबकि जो एस बिंदु है वो कैसा है, उसका ढाल वो कॉनकेव है, नतोदर है, इसलिए इन तीनों बिंदुओं पर जो है संतुलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए। अब दोबारा मैं आपको बोलने को चाहता हूँ, मैं अगर दोबारा अपने को बताना चाहता हूँ इसको, कि ये जो चित्र 5 है इसमें जो हमारा आईसी वक्र है वो बजट रेखा जो पीएल है उस पर 3 बिंदु बना रहा है, आर एस टी। तो आर और जो टी बिंदु है वो दोनों जो है तीसरी शर्त के अनुसार हैं, इन पर संतुलन हो सकता है। यानी आर बिंदु और टी बिंदु दोनों ही जो है कॉन्वेक्स हैं। पर चूंकि ये हमारी जो ये बिंदु हमारे जो बजट लाइन है उससे नीचे है, यानी कि हम 500 रुपये खर्च करना चाहते हैं और ये बिंदु जो है 400-300 को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन पर संतुलन नहीं होगा। इसी तरह से एस बिंदु पर क्या है कि ये जो है वो उसके मूल बिंदु के लिए नतोदर है, इस पर भी नहीं होगा। यानी कि जो एस बिंदु है वो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को नहीं बताता है, और जबकि आर और टी घटती हुई प्रतिस्थापन दर को बताते हैं, पर वो जो है बजट लाइन से नीचे हैं, इसलिए इन तीनों बिंदुओं पर ही उपभोक्ता का संतुलन नहीं होगा। उपभोक्ता के परफेक्ट संतुलन के लिए वो जो हमारा आईसी जो 3 है जो कि चित्र नंबर में 4 में बताया गया उसी प्रकार की शर्त होनी चाहिए। तो ये हमने जो है ये आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने 3 नंबर के बिंदु में लिखा है, उपयुक्त चित्र में आर तथा टी बिंदु निम्न आईसी नीचे आईसी वक्र पर है तो संतुलन ऊंचे आईसी वक्र पर होता है, तथा एस बिंदु पर ढाल अवनोतादर या कॉनकेव होने के कारण नहीं होगा। अतः संतुलन की शर्त चित्र नंबर 4 में बिंदु क्यू पर पूरी होती है। यहाँ पर सीमांत की प्रतिस्थापन दर घटती हुई है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है, इसलिए क्यू बिंदु सर्वश्रेष्ठ है। ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। इस पर ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। 2 लेक्चर में आया है, और फिर कोई बात हो तो मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।